आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, क्या म्यूचुअल फंड्स में पैसा इन्वेस्ट करना सेफ होता है या नहीं। इंडिया में अब म्यूचुअल फंड्स का क्रेज बढ़ता जा रहा है। नवंबर 2023 में म्यूचुअल फंड्स का ओम 49 लाख करोड़ रुपए पर जा पहुंचा। नवंबर 2023 में एसआईपी के जरिए किया जाने वाला इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड हाई पर है। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के आजकल खूब चर्चे हैं। अगर कोई म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट नहीं भी कर रहा तो भी इसका जिक्र जरूर कर रहा है, लेकिन कुछ लोगों को जितना ये लुभा रहा है उतना डरा भी रहा है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। इस लाइन का डर बढ़ाने में काफी योगदान है। अच्छे रिटर्न्स के लिए म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही विकल्प हो सकता है, लेकिन अभी भी काफी लोगों को ये नहीं पता कि म्यूचुअल फंड स्कीम क्या है और इसमें इन्वेस्ट कैसे किया जाता है। दरअसल म्यूचुअल फंड्स में बहुत सारे लोगों से पैसा लेकर एक जगह जमा किया जाता है और जहां पर लोग अपने पैसे को जमा करते हैं उसे एएमसी यानी एसेट मैनेजमेंट कंपनी कहते हैं। और फिर ये कंपनी इन्वेस्टर्स से इकट्ठा हुए पैसों को स्टॉक्स, बॉन्ड्स, मनी इंस्ट्रूमेंट्स और डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में लगा देती है और फिर यही एएमसी इन पैसों को मैनेज करती है। हर एएमसी में आमतौर पर कई म्यूचुअल फंड्स स्कीम होती है। म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने वाले हर एक व्यक्ति को फंड्स के प्रॉफिट, लॉस, अर्निंग्स और एक्सपेंसेस एक रेशो में बांट दिए जाते हैं। आसान शब्दों में कहें तो म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाना एक बड़े से पिज्जा का छोटा सा टुकड़ा खरीदने जैसा है। टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स कई तरह के होते हैं, जैसे इक्विटी फंड्स, डेट फंड्स, बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स और सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स। इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टर्स के पैसों को शेयर मार्केट में लगाया जाता है और डेट फंड्स को फिक्स इनकम वाले इंस्ट्रूमेंट्स जैसे ट्रेजरी बिल, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्सेट्रा में इन्वेस्ट करते हैं। डेट फंड की स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है और बाजार में आने वाले अप्स एंड डाउन्स का इन पर असर बहुत कम होता है। अगर कोई इन्वेस्टर रिस्क कम लेना चाहता है तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए डेट फंड का ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बैलेंस या हाइब्रिड फंड्स इक्विटी और डेट फंड का मिश्रण है। ये ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए है जो शेयर मार्केट का बेनिफिट तो लेना चाहते हैं लेकिन रिस्क उठाना नहीं चाहते। ये किसी खास गोल जैसे रिटायरमेंट, बच्चों की पढ़ाई या फिर शादी के लिए फंड्स रेज करते हैं तो वे इन्वेस्टर सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड्स में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के फंड्स में इक्विटी, डेट और हाइब्रिड फंड्स का मिक्सचर होता है। हाउ टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स में आप दो तरह से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, एक लमसम, दूसरा एसआईपी। लमसम में आप एक साथ पैसा इन्वेस्ट करते हैं और एसआईपी में आप हर महीने थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड एसआईपी क्या है, एसआईपी में इन्वेस्ट करें या नहीं, एसआईपी कैसे वर्क करती है, एसआईपी में इन्वेस्ट करने का बेस्ट टाइम क्या है। हम में से बहुत से लोगों को इन्वेस्टिंग तो करनी होती है बट हमें मार्केट की इनफ नॉलेज नहीं है। हमारे पास टाइम भी कम है, हम अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते और अक्सर गलत डिसीजंस ले लेते हैं। तो एसआईपी आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए आपको ज्यादा मार्केट को समझने की जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए समय की जरूरत है। इस वीडियो के बाद आपके पास एसआईपी की कंप्लीट नॉलेज होगी। तो आइए एसआईपी और म्यूचुअल फंड के सारे सवालों का जवाब एक एक करके जानते हैं। एसआईपी क्या है? एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है। इसकी हेल्प से आप म्यूचुअल फंड्स के जरिए स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या है, हम इन्वेस्ट के लिए एक एक्सपर्ट का सहारा लेते हैं। अपने पैसे हम एक एक्सपर्ट को देते हैं जो अपना टाइम और नॉलेज लगाकर हमारे पैसों को अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करता है, जिसके बदले में वो आपके प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेता है और बचे हुए प्रॉफिट्स आपको दे देता है। अगर वो एक्सपर्ट लॉस करता है तो उसे आपको कुछ नहीं देना होगा, लेकिन फिर भी आप उसकी फीस के बारे में थोड़ा जान लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने म्यूचुअल फंड्स को सिलेक्ट करें, फिर अपनी एसआईपी बनाओ। इसका मतलब हर महीने आपको म्यूचुअल फंड्स में एक फिक्स अमाउंट इन्वेस्ट करनी होगी। मान लो आप हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप अपने फंड्स में ऑटो डेबिट लगाओ, जिससे हर महीने आपकी एसआईपी आपके बैंक अकाउंट से हर महीने डेबिट होती रहेगी। इससे आपको एसआईपी के लिए बार बार देखना नहीं होगा। आप आराम से अपनी जॉब कर सकते हैं। कौन से फंड्स बेस्ट है? म्यूचुअल फंड्स दो तरह के होते हैं, एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स में एक एक्सपर्ट लगातार मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहता है।
दूसरी तरफ आप इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में पैसा लगाकर भूल जाते हैं और 10 से 15 सालों के बाद निकालते हैं। इस फंड में आप देश की टॉप 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो। आप ये एज्यूम करके चलते हो कि किसी भी देश की टॉप 50 कंपनीज किसी भी कंडीशंस में बेस्ट परफॉर्म करेंगे ही करेंगी। इंडिया के इंडेक्स फंड को निफ्टी 50 कहा जाता है। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स बेस्ट हैं क्योंकि वहाँ एक्सपर्ट लगातार देख रहा है तो इससे ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेंगे। बट ऐसा नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म्स में वो इंडेक्स फंड से ज्यादा रिटर्न दे सकता है बट लॉन्ग टर्म्स में इंडेक्स फंड आर बेस्ट। वॉरेन बफेट खुद कहते हैं अगर उन्हें अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी फिर से शुरू करनी हो तो वे इंडेक्स फंड से ही शुरू करेंगे। एक स्टडी में पाया गया कि पिछले 20 सालों में 85 एक्टिव म्यूचुअल फंड्स इंडेक्स फंड को बीट नहीं कर पाए। SIP की हेल्प से आपको कितना रिटर्न मिल सकता है, आपको कितना रिटर्न मिलना है, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। नंबर 1, आप कितने रुपए मार्केट में लगाते हो। जितना ज्यादा पैसा उतने ज्यादा रिटर्न। नंबर 2, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में पैसा लगाते हो। अगर आप एक बार पैसा लगाकर 1-2 महीने में ही निकाल लेते हो तो आपके लॉस होने के चांसेस लगभग 95% है। अगर आप 5 to 10 ईयर या उससे ज्यादा टाइम के लिए वेट करते हो तो उससे आपको अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिलेंगे। नंबर 3, मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, इसे आप कंट्रोल भी नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपको लॉस हो रहा है तो आप स्किप मत करना। 5 to 10 ईयर वेट करना तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगा, यानी आपका रिस्क नियर टू 0 हो जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आपके रिटर्न्स आपके पेशेंस पर डिपेंड करते हैं। अपने फंड्स को विड्रॉल करने से पहले एग्जिट लोड पीरियड चेक कर लें। फॉर एग्जांपल, इस फंड में अगर हम 1 साल से पहले फंड विड्रॉल करते हैं तो हमें एग्जिट लोड प्लस 15% टैक्स अपने प्रॉफिट पर देना होगा और अगर हम 1 साल के बाद एग्जिट करते हैं तो हमें कोई एग्जिट लोड नहीं देना, सिर्फ अपने प्रॉफिट पर 10% देना होगा, वो भी जब प्रॉफिट 1 लाख से ज्यादा हो। म्यूचुअल फंड्स में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हो, लमसम और SIP। लमसम में आप FD की तरह एक बार में ही अपने पैसों को लगाकर छोड़ देते हो और SIP में आप थोड़ी थोड़ी राशि हर महीने इन्वेस्ट करते रहते हो। अब सवाल आता है लमसम करें या SIP। मान लो आपके पास 10 लाख रुपए बैंक अकाउंट में पड़े हैं तो भी क्या आपको 5,000 रुपए की ही SIP हर महीने करनी चाहिए? किसी भी डिसीजन पर पहुंचने से पहले थोड़ा जान लेते हैं। अगर किसी वजह से मार्केट अंडर वैल्यूड है, जैसे कि ईयर 2020 में लॉकडाउन के टाइम पर हुआ था, मार्केट अचानक क्रैश कर गई और बहुत ज्यादा अंडर वैल्यूड चली गई, तो उस टाइम पर लमसम करना बेस्ट स्ट्रेटजी थी। अब ऐसा टाइम कब आएगा ये कोई नहीं बता सकता और अगर आप मार्केट के ओवर वैल्यूड होने पर इन्वेस्ट करते हो तो आपको लॉस ही होगा। और दूसरी तरफ अगर आप हर महीने 5,000 रुपए SIP करते हो, एक महीने मार्केट ऊपर गया, आपने 5,000 रुपए डाले, आपको थोड़े कम यूनिट मिले, फिर दूसरे महीने मार्केट नीचे आया तो भी आपने 5,000 रुपए डाले, आपको ज्यादा यूनिट्स मिले। ऐसे करके आप कंपनीज को उनके एवरेज प्राइस पर खरीद रहे होते हो, जब वो ना ही अंडर वैल्यूड है और ना ही ओवर वैल्यूड। इस तरह SIP से आपको एवरेज रिटर्न्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको फिर से कोविड जैसा एक मौका मिल जाए जब मार्केट या निफ्टी 50 की कोई कंपनी तेजी से नीचे गिरती दिखाई दे, तब आप उसमें लमसम इन्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जब आपको ऐसा मौका ना मिले तो आप SIP में ही इन्वेस्ट करें। SIP के टॉप 3 मिथ्स। मिथ नंबर 1, बुल मार्केट में आपको SIP नहीं करनी चाहिए, लेकिन ये सिर्फ एक मिथ है। वास्तव में अगर लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे रिटर्न चाहिए तो मार्केट कंडीशन कैसी भी हो, हमें SIP करते रहना चाहिए। कभी रुपीज कॉस्ट एवरेजिंग की हेल्प से लॉन्ग टर्म में बेटर रिटर्न्स कमा सकते हैं। मिथ नंबर 2, SIP को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन असल में SIP में हमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। SIP अमाउंट या डेट चेंज करने से लेकर SIP को कुछ टाइम तक पॉज या स्किप भी किया जा सकता है। आप अपनी SIP को कभी भी मॉडिफाई कर सकते हैं। टाइम के साथ इनकम रेज होने पर अपनी SIP भी बढ़ानी चाहिए, तो अपनी एग्जिस्टिंग SIP को SIP टॉपअप के थ्रू इजीली मॉडिफाई कर सकते हैं। आप अपनी एग्जिस्टिंग SIP को ही फिक्स अमाउंट या परसेंटेज से बढ़ा सकते हैं। कई फंड हाउसेज रेगुलर इंटरवल्स पर SIP बढ़ाने का ऑप्शन भी देती हैं। ये 6 मंथ या 12 मंथ हो सकता है।
मिथ नंबर 3, एसआईपी के थ्रू आप सिर्फ इक्विटी मार्केट में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए वो रिस्की होता है। ये भी गलत है। एसआईपी के थ्रू आप न सिर्फ इक्विटी के डिफरेंट सेक्टर्स और मार्केट कैप्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बल्कि डेट, गोल्ड, इवन रियल एस्टेट जैसे एसेट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जब आप एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स या इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने आते हो तो आपको 3 टाइप्स ऑफ फंड दिखाई देते हैं: ग्रोथ, डिविडेंड पे आउट, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। अब सवाल आता है कि किसमें इन्वेस्ट करें। इन्वेस्ट करने से पहले हमें इन तीनों को समझना होगा। नंबर 1, ग्रोथ। इसमें आपके द्वारा किए गए इन्वेस्ट से होने वाले लाभ या मुनाफे से फिर से इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें आपको कोई भी लाभ या डिविडेंड नहीं दिए जाते, बल्कि उन्हें भी इन्वेस्ट कर दिया जाता है। इसमें इन्वेस्ट की गई यूनिट्स की वैल्यू टाइम के साथ कंपाउंड होती जाती है। नंबर 2, डिविडेंड पे आउट। इस फंड में कंपनी द्वारा अपने लाभ में से कुछ हिस्सा डिविडेंड के रूप में इन्वेस्टर्स को डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में कैश के रूप में भेज दिया जाता है, जिससे रेगुलरली एक अच्छी खासी इनकम जनरेट होती रहती है। नंबर 3, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट। इस फंड में डिविडेंड तो दिए जाते हैं, बट कैश में न देकर उन डिविडेंड से म्यूचुअल फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स परचेज कर ली जाती हैं। कुछ हद तक ये ग्रोथ की तरह है, लेकिन उससे थोड़ा अलग। ग्रोथ में कोई डिविडेंड नहीं दिया था, वो ऑटोमेटिक ऐड हो जाता है, जिससे उसकी यूनिट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है। बट रीइन्वेस्टमेंट में आपको डिविडेंड देखने को मिलता है। 6 या 1 साल के अंदर आपको डिविडेंड मिल जाता है, जिससे उस फंड की एक्स्ट्रा यूनिट्स बाय कर ली जाती है। चलो इसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो आपने डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में 50,000 रुपीज इन्वेस्ट किए और सेम ग्रोथ ऑप्शन में भी 50,000 रुपीज। उस समय पर यूनिट वैल्यू दोनों ही ऑप्शन की 10 रुपीज थी, जिससे आपको 5,000 और 5,000 यूनिट्स दी गई। 1 साल के बाद पर यूनिट वैल्यू हो गई 15 रुपीज, लेकिन डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट में आपको 2 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से डिविडेंड दिया गया, जो होता है 10,000 रुपीज। लेकिन ग्रोथ ऑप्शन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता। डिविडेंड देने के बाद वे 2 रुपीज उसकी यूनिट वैल्यू से कम कर लिए गए और डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हो गई 13 रुपीज और वही ग्रोथ ऑप्शन की यूनिट वैल्यू हुई 15 रुपीज। डिविडेंड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की आपको 10,000 रुपीज के डिविडेंड की 769.27 यूनिट्स 13 यूनिट्स पर यूनिट के हिसाब से दे दी गई, जिससे आपकी टोटल यूनिट्स हुई 5,769.27 और वही ग्रोथ ऑप्शन की कुल 5,000 यानी सेम रही, जिससे आपकी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन की टोटल वैल्यू होती है 74,999.99 और वही ग्रोथ ऑप्शन की 75,000 यानी डिविडेंड रीइन्वेस्टमेंट ऑप्शन से 0.01 रुपीज एक्स्ट्रा, जो कुछ खास नहीं है, लेकिन अंतर समझाने के लिए काफी है। फंड में पैसा 2 तरीके से इन्वेस्ट किया जाता है, डायरेक्ट और रेगुलर। डायरेक्ट प्लान में आप सीधे म्यूचुअल फंड्स की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन निवेश कर सकते हैं। वहीं आप एडवाइजर, ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से भी पैसा लगा सकते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में आपको फंड हाउस को कम चार्ज देने पड़ते हैं, मतलब एक्सपेंस रेशो कम होता है। रेगुलर प्लान में एक्सपेंस रेशो थोड़ा ज्यादा हो जाता है। डायरेक्ट प्लान उन लोगों के लिए सही है जो ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट और फंड सिलेक्शन से वाकिफ हैं, लेकिन ये उनके लिए बिल्कुल सही नहीं है जो फंड सिलेक्शन के बारे में नहीं जानते। क्या म्यूचुअल फंड्स में भी टैक्स देना पड़ता है? आप म्यूचुअल फंड्स में 500 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं, लेकिन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर आपको कई तरह के टैक्सेस देने पड़ते हैं। म्यूचुअल फंड शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अधीन आता है। क्या म्यूचुअल फंड्स में हमारा पूरा इन्वेस्टमेंट डूब सकता है? मार्केट से जुड़ने के रीजन की वजह से म्यूचुअल फंड में रिस्क बना रहता है, एंड दैट्स व्हाई इन्वेस्ट की गई प्रिंसिपल अमाउंट के नुकसान का खतरा बना रहता है। हालांकि म्यूचुअल फंड की अब तक की हिस्ट्री को देखें तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे सारे पैसे खो जाने की पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 है। हम म्यूचुअल फंड्स को कब सेल कर सकते हैं? मोस्टली म्यूचुअल फंड्स ओपन एंडेड होते हैं, मतलब इन फंड्स में किए गए अपने इन्वेस्टमेंट को आप कभी भी बेचकर बाहर आ सकते हैं। हाँ, कुछ फंड्स क्लोज एंडेड भी होते हैं, यानी इनका कोई लॉकिंग पीरियड होता है। उस टाइम पीरियड के बाद आप इन फंड्स को सेल कर सकते हैं। वहीं कुछ स्कीम कुछ समय के लिए लॉक इन होती है और उसके बाद ओपन एंडेड हो जाती है।
जैसे टैक्स सेविंग, जिनका लॉकिंग पीरियड 3 साल होता है। इस टाइम पीरियड के बाद ये फंड भी ओपन एंडेड हो जाता है। हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना सही है और किस में नहीं। इंडिया में 40+ म्यूचुअल फंड्स कंपनीज हैं, जिनके 2000 से भी ज्यादा फंड्स या स्कीम्स हैं। अब इतनी ज्यादा म्यूचुअल फंड्स में से मेरे लिए कौन सा फंड सही रहेगा, इसको कैसे पता करें? तो चलिए जानते हैं। अगर आप बिगिनर हैं या इन्वेस्टिंग की नॉलेज नहीं रखते, तो आप म्यूचुअल फंड्स कैसे सिलेक्ट करते हो? आमतौर पर किसी रिलेटिव के कहने पर, अपने फ्रेंड्स या कोलिग्स के कहने पर, या फिर आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो उसके पास्ट रिटर्न्स को देखकर कि किसी फंड ने पिछले 1-2 साल या 4-5 साल में कैसा परफॉर्म किया है। अगर उस फंड ने अच्छे रिटर्न दिए हैं तो आप तुरंत उस फंड को सिलेक्ट कर लेते हो, लेकिन ये सभी तरीके सही नहीं है। लोगों को आगे चलकर रियलाइज होता है कि उन्होंने जिस फंड या स्कीम में इन्वेस्ट किया वो उनके इन्वेस्ट करने से पहले तो अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन जैसे ही उन लोगों ने इन्वेस्ट किया उसने परफॉर्म करना ही बंद कर दिया। जो थोड़े और समझदार लोग होते हैं वो इससे एक कदम और आगे जाते हैं। वो क्या करते हैं, वो एक्सपेंस रेशो भी देखते हैं उसी स्कीम का। अब एक्सपेंस रेशो क्या होता है? मान लो आपने किसी स्कीम में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए और उसका एक्सपेंस रेशो है 1%, तो होगा क्या, आपके इन्वेस्टमेंट का 1% यानी 1000 रुपीज हर साल म्यूचुअल फंड कंपनी चार्ज करेगी। तो इसके लिए इन्वेस्टर्स ये कोशिश करते हैं कि जितना एक्सपेंस रेशो कम रहेगा उतना कम कमीशन उन्हें देना पड़ेगा। तो अब लोग क्या करते हैं, फिर पास्ट रिटर्न्स के साथ साथ एक्सपेंस रेशो भी देख लेते हैं। अगर किसी फंड का पास्ट रिकॉर्ड अच्छा है और एक्सपेंस रेशो भी कम है तो लोग झट से उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये स्ट्रेटजी भी बिल्कुल गलत है। क्यों? चलो इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो XYZ म्यूचुअल फंड स्कीम 15% के रिटर्न दे रही है और वही ABC म्यूचुअल फंड स्कीम 20% के रिटर्न दे रही है। XYZ स्कीम का एक्सपेंस रेशो है 0.7% और वही ABC स्कीम का एक्सपेंस रेशो है 1%। अगर कोई स्कीम मुझे लगातार बहुत लंबे समय से अच्छे रिटर्न दे रही है, मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये और भी अच्छे रिटर्न देगी, तो मुझे 0.3 या 0.5 एक्स्ट्रा एक्सपेंस रेशो देने से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो मुझे उसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छे रिटर्न देगी। एक्सपेंस रेशो ज्यादा या कम नहीं, रिटर्न ज्यादा वैल्यूएबल होते हैं। लेकिन इंडेक्स फंड में एक्सपेंस रेशो जरूर मायने रखता है, क्योंकि इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर का कोई खास रोल नहीं होता। लगभग सभी स्कीम 12% के रिटर्न देती है। किसी का एक्सपेंस रेशो ज्यादा है, किसी का कम है, तो ऐसे में हमें कम एक्सपेंस रेशो वाले फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए। लेकिन साथ साथ फंड के ट्रैकिंग एरर्स को भी चेक करें। ट्रैकिंग एरर्स हमें क्या बताता है कि अगर सेंसेक्स ने 13% का रिटर्न दिया है तो सबसे बेटर इंडेक्स फंड वो होगा जिसने 13% के आसपास रिटर्न दिए हों। अगर किसी फंड ने 12.5% का रिटर्न दिया है तो कहीं न कहीं उस फंड का ट्रैकिंग एरर कुछ ज्यादा है। इंडेक्स फंड में आप ट्रैकिंग एरर्स और एक्सपेंस रेशो को देखकर इन्वेस्ट कर सकते हो। हमने ये तो पता कर लिया कि इंडेक्स फंड को कैसे सिलेक्ट करना है, लेकिन अब बात आती है एक्टिव म्यूचुअल फंड्स की, उन्हें कैसे सिलेक्ट करें। सबसे पहले हमें ये जानना होगा एक्टिवली म्यूचुअल फंड्स काम कैसे करते हैं। एक्टिव म्यूचुअल फंड्स को 1 या 2 फंड मैनेजर मैनेज करते हैं। आपके इन्वेस्टमेंट को मार्केट की मूवमेंट के हिसाब से इन्वेस्ट करते रहते हैं। वो अच्छे स्टॉक्स को ढूंढते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं, यानी आपका प्रॉफिट और लॉस फंड मैनेजर के हाथ में है। हमें किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने से पहले उस फंड के मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड के बारे में जान लेना चाहिए। लेकिन अब मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का कैसे पता लगाएं? इसके लिए आप valueresearchonline.com या grow.in पर जाकर उस फंड स्कीम को सर्च करें। उससे आप उस फंड मैनेजर के ट्रैक रिकॉर्ड का पता इजीली लगा सकते हैं। किसी भी फंड मैनेजर को 1-2 साल के ट्रैक रिकॉर्ड से जज मत कीजिए। ये रिकॉर्ड किसी भी वजह से लकली या अनलकली अच्छा या बुरा हो सकता है। आप उसके पिछले 3-4 साल या 5-6 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को चेक करें। उसी के बेस पर आप कोई डिसीजन लें। साथ ही ये भी चेक करें कि उस फंड का मैनेजर और किस फंड को मैनेज कर रहा है।
और उन फंड्स का परफॉर्मेंस कैसा है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट साथ ही सभी फंड्स का लास्ट 4-5 इयर्स का बेंचमार्क जरूर चेक करें। अगर वो फंड अपने बेंचमार्क को कम्पीट नहीं कर पाया तो फंड इन्वेस्ट करने लायक नहीं है, भले ही उसके रिटर्न्स कुछ भी रहे हो। अगर किसी फंड ने लगातार बेंचमार्क को बीट किया है तो इसका मतलब है उस फंड ने पास्ट में अच्छा परफॉर्म किया है, उस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। सबसे ज्यादा गौर करने वाली बात है, जिस फंड ने लगातार अच्छा परफॉर्म किया है, क्या उस फंड का वही फंड मैनेजर उस फंड को आगे भी देखेगा? जो आज फंड मैनेजर है, क्या पास्ट में भी वही था, जिसकी वजह से फंड लगातार बेंचमार्क को बीट करता आ रहा था? इन कंक्लूजन, किसी भी फंड के बेंचमार्क हिस्ट्री को देखकर उस फंड में इन्वेस्ट करना आपके लिए रिस्की हो सकता है। ये जरूर चेक करें जो उस फंड का करंट मैनेजर है वो कब से उस फंड को देख रहा है, यानी फंड से ज्यादा फंड मैनेजर का ट्रैक रिकॉर्ड मायने रखता है। अगर उस फंड मैनेजर के रहते फंड बेंचमार्क को लगातार बीट कर रहा है तो उस फंड में विश्वास किया जा सकता है। क्या आप भी किसी ऐसे सुपरस्टार मैनेजर को जानते हो? तो आप उसका नाम हमें कमेंट कर बताओगे। ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, इसके बारे में आपने सुना होगा। इस वीडियो में हम बात करेंगे ये होता क्या है, कैसे हम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और साथ ही इसके टाइप्स और एडवांटेजेस के बारे में भी समझेंगे और साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि म्यूचुअल फंड से कैसे अलग है। ETF क्या है? ETF एक इन्वेस्टिंग मेथड है। ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक एक्सचेंज पर होती है। जैसे हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें म्यूचुअल फंड्स की यूनिट्स प्रोवाइड की जाती हैं, जिसकी प्राइस दिन में सिर्फ एक बार मार्केट क्लोज होने के बाद ही चेंज होती है। लेकिन ETFs की ट्रेडिंग स्टॉक्स की तरह होती है, जिस वजह से इसकी प्राइस भी हर सेकंड चेंज होती रहती है। हम इसे स्टॉक्स की तरह ही आसानी से बाय और सेल कर सकते हैं। ETFs में स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ETFs के सेवरल टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल स्टॉक्स ETFs, बॉन्ड ETFs, कमोडिटी ETFs, गोल्ड ETFs या रियल एस्टेट ETFs। एक ETF जिस टाइप का होता है उसके फंड्स उसी टाइप की चीजों में इन्वेस्टेड रहते हैं। जैसे स्टॉक ETF में ETF के फंड स्टॉक में इन्वेस्टेड रहते हैं और गोल्ड ETF में ETF के फंड गोल्ड में इन्वेस्टेड रहते हैं। ETF में हमें म्यूचुअल फंड्स की तरह कोई मैनेजमेंट फी नहीं देनी पड़ती, उसमें हमें स्टॉक्स की तरह ब्रोकरेज और टैक्स देना पड़ता है। अगर आप डायरेक्टली खुद से स्टॉक्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड्स और ETFs बेस्ट हैं। इसमें ज्यादा रिसर्च करने या मार्केट के अप्स एंड डाउन्स को समझने की जरूरत नहीं होती। बस आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए और 500 रुपए से भी ETFs और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। NFO क्या है? NFO में इन्वेस्ट करने से क्या फायदे हैं? क्या इसमें इन्वेस्ट करने से हमारे पैसे रातों रात डबल हो जाएंगे? NFO की फुल फॉर्म है न्यू फंड ऑफर। ये कोई न्यू स्कीम का ऑफर है। एक्चुअली होता ये है, जब कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी नया फंड लॉन्च कर रही होती है तो उसे फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है जिससे वो शेयर्स, बॉन्ड्स आदि में इन्वेस्ट कर पाए, तो वे तब मार्केट में NFO इंट्रोड्यूस करती है। NFO काफी हद तक IPOs की तरह ही है। जैसे कंपनीज IPOs के माध्यम से मार्केट से पैसे रेज करती हैं, ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट फंड्स NFO के माध्यम से पैसे रेज करते हैं। गाइस, चाहे किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट हो, हमारा मेन मकसद होता है प्रॉफिट कमाना। तो ऐसे में अगर हमारा नॉलेज ही अधूरा होगा तो हम राइट डिसीजंस नहीं ले पाएंगे। तो अब जान लेते हैं NFO में हमें कैसे प्रॉफिट होगा। जब भी इन्वेस्टर्स को पता चलता है कि मार्केट में नया NFO आने वाला है तो हमारे और आपके जैसे इन्वेस्टर्स ये सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि शायद हमें जल्दी पैसे कमाने का मौका मिल रहा है, लाइक IPOs। क्योंकि मोस्टली NFO की NAV ₹10 पर यूनिट होती है, जो कि इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्ट करती है। हम सोचने लग जाते हैं कि यार इतने कम दाम में यूनिट्स मिल रहे हैं जिससे काफी कम टाइम में हमारे पैसे डबल हो जाएंगे। बट NAV का प्रॉफिट से कोई लेना देना नहीं होता, बल्कि इस बात से होता है कि जिस इन्वेस्टमेंट फंड में तुम इन्वेस्ट कर रहे हो वो कितने % के रिटर्न देगा। मतलब आपका प्रॉफिट
फंड की परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, ना कि NAV पर। NAV चाहे 10 हो, 100 हो या 1000, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। NAF कोई रातों रात पैसे डबल करने वाली स्कीम नहीं है। जैसा कि मैंने एक्सप्लेन किया है, आपका प्रॉफिट NAV पर नहीं, परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। तो आपको किसी ऐसे फंड या NFO की तलाश करनी चाहिए जिसका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका पास्ट परफॉर्मेंस ब्रिलियंट हो। दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और आप इस वीडियो को आउट ऑफ 10 कितना रेट करोगे हमें कमेंट कर बताओ।